गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे। हमने आपको इससे पहले फंडामेंटल राइट की जो सीरीज चल रही है उसमें आर्टिकल 12, 13, 14 के बारे में बता चुके हैं। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे और इसमें जानेंगे कि आर्टिकल 15 में क्या बातें हैं और क्या क्या इसमें प्रोविजन है। तो आज हम आर्टिकल 15 और ये ऐसा आर्टिकल्स है कि एक इस पर मूवी भी बन चुकी है और मूवी बनी है और उस पर बवाल भी हुआ है, कंट्रोवर्सी भी हुआ है। और हमारे सोसाइटी में जो ब्राह्मण डोमिनेंस है और ब्राह्मण जाति के लोग हैं उन्होंने इसको लेकर के ज़्यादातर आर्टिकल 15 मूवी जो थी आयुष्मान खुराना की उसको लेकर के बवाल भी हुआ था कि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना गलत तरीके से दिखाई गई है। तो क्या है आर्टिकल 15 मूवी और आर्टिकल 15 के बारे में क्या है डिटेल, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे लेकर के इतना बवाल हुआ था और क्या क्या चीजें इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, उस पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल 15 में क्या क्या बातें हैं। तो इसका आर्टिकल 15 जो है इसको हम पार्ट वाइज, इसमें 5-6 पार्ट है, तो 6 पार्ट को हम एक एक करके समझेंगे कि कौन से पार्ट में क्या है। जैसे आर्टिकल 15 है उसका एक भाग है 15(1). इसमें कहा गया है कि स्टेट और ये बात आपको ध्यान रखेगा, आर्टिकल 12 और 13, 14 के बारे में हमने जो चर्चा किया था उसमें आर्टिकल 14 के बारे में हमने बताया था कि वो जो आर्टिकल 14 है वो इंडियन सिटीजन के साथ फॉरेन सिटीजन के लिए भी है और भी कई सारे नागरिकों के लिए, लेकिन ये आर्टिकल जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है और ये फॉरेनर के लिए ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। इसमें जो राइट्स दिए हुए हैं, इसमें जो अधिकार दिए हुए हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन के बारे में है। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट इंडियन सिटीजन के साथ 5 बेस पर, 5 आधार पर, कौन से 5 आधार हैं? पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, चौथा है जेंडर, पांचवा है प्लेस ऑफ बर्थ। इस 5 बेस पर इंडियन सिटीजन्स के साथ स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगी। ये जो 5 बेस है इनके आधार पर स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। इस 5 बेस के अलावा अगर कोई दूसरा बेस होगा उसके आधार पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। अब मान लीजिए किसी स्टेट को भेदभाव करना है तो इसकी जगह पे लिख देगी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंट। अभी कई सारे स्टेट हैं वहां मुद्दा उठता है कि भाई रेसिडेंट के आधार पर आप नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये तो गलत है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ रेसिडेंट अगर लिखा हुआ है तो उसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर सकते हैं। और कई सारे स्टेट ने अपनी नौकरी में रेसिडेंट के आधार पर रिजर्वेशन दिया भी है और देते भी हैं। कई सारे स्टेट ने तो बाजाबता लागू कर दिया है कि बाहर वाले स्टेट को हम इतना ही परसेंट पे, कुछ ही परसेंट पे देंगे और हम अपने स्टेट को ज्यादा वैल्यू देंगे। तो वो यहाँ पर प्लेस ऑफ रेसिडेंट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं कर सकता है। तो 5 ये जो वर्ड है इनके अलावा अगर कोई दूसरा वर्ड है तो उनके आधार पर भेदभाव कर सकता है। दूसरा और एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये जेंडर है तो एक आप इसमें से कोई एक और बेस ले लीजिए, जैसे ये जेंडर ले लें, उसके बाद इसमें एक और बेस क्या कर देना है, बायोलॉजिकल डिफरेंस। वुमेन और बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ वुमेन के साथ मैटरनिटी लीव दी जाती है। क्या दिया जाता है? मैटरनिटी, क्योंकि वुमेन्स का बॉडी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल डिफरेंस हमसे अलग है तो उनके आधार पर वुमेन को, जेंडर में वो क्या है, फीमेल है, तो अब ये मेल ये नहीं कह सकता है कि आप तो फिर जेंडर के आधार पर 5 बेस पे आप कह रहे हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है। तो इसमें यह है कि एक जेंडर ये वाला और दूसरा बायोलॉजिकल डिफरेंस, अगर दूसरा कोई
पार्ट लेकर के, दूसरा कोई बेस लेकर के, दोनों को मिला करके फिर आप हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या किसी के साथ किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज कहते हैं, विशेषाधिकार होता है, वो हम दे सकते हैं। तो वुमेन को वैसे ही दिया जाता है कि उनका बायोलॉजिकल डिफरेंस को बेस बना दिया जाता है, एक जेंडर को बना दिया जाता है और उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो ये आर्टिकल 15(1) की बात हुई। अब क्या है 15(2) में, हमारे स्टेट इंडिया में ये हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्टेट ही इन आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले भी, और जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी कई सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आप मांझी मूवी में भी देख सकते हैं कि कैसे जीताराम मांझी के साथ भेदभाव होता है। आप अगर आप पॉलिटी को अपने आसपास की चीजों के साथ जोड़ के देखेंगे तो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो लोगों ने, जब कानून बन रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई ये 5 बेस के आधार पे तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, यहाँ तो लोग करते हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसमें भी भेदभाव होता है, तो यहाँ तो लोग भी भेदभाव करते हैं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15(2) में क्या बात लिख दी गई कानून बनाने वालों ने, कि हमने जो स्टेट कहा उसमें स्टेट के साथ साथ इंडियन सिटीजन प्लस स्टेट दोनों, कौन, इंडियन सिटीजन प्लस स्टेट दोनों इसी 5 बेस पर, इसी 5 बेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब सिटीजन को भी शामिल कर दिया गया। कास्ट सिस्टम इंडिया में शुरू से ही डोमिनेंट रहा, आजादी के बाद से भी हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ज्यादा दबदबा रहा है, और शुरू से ही इन सब चीज में, शूद्र में, चारों जो कास्ट जाति है उनमें लेकर के भेदभाव होता रहा। तो इनको कहा गया कि भाई 5 बेस, आप इनके आधार पर तो आप भेदभाव नहीं करेंगे। उसके अलावा इंडियन सिटीजन को कहा गया कि आप मान लीजिए कोई शॉप है, कोई दुकान है, उस पर आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई मुस्लिम का दुकान है या हिंदू का दुकान है या ब्राह्मण का दुकान है, उस पर कोई क्षत्रिय नहीं जा सकता, वैश्य नहीं जा सकता या शूद्र नहीं जा सकता है। तो ऐसा भेदभाव शॉप को लेकर के नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहा कि कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, होटल में भी जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग या ऊंची जाति के लोग आएंगे और नीची जाति के लोग नहीं आएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा कहा कोई पार्क है तो उसमें जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं कि ये पार्क है, इसमें सिर्फ बड़ी उच्च जाति के लोग को ही एंट्री मिलेगी और दूसरे जाति के लोग को नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टेट को कहा गया कि आप जो है ना, कोई भी कुआं है, पॉन्ड है, तालाब, वेल मतलब कुआं, और पॉन्ड तालाब, और कोई भी पब्लिक रिजॉर्ट, क्या है, पब्लिक रिजॉर्ट, कोई भी, हमारे यहाँ ये कानून में लिखने की जरूरत क्या थी कि कुआं, तालाब, क्योंकि पहले के लोग पानी जो पीते थे वो कुएं से पीते थे, पहले हर जगह नल का नहीं था, तो वहां भी यही होता था कि बड़ी जाति के लोग कुएं पे दबदबा बना के रखते थे, छोटी जाति के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। उसी तरह से पौंड था, वहां भी छोटी जाति के लोगों को नहाने नहीं दिया जाता था, कपड़ा धोने नहीं दिया जाता था और पानी पीने नहीं दिया जाता। उसी तरह से पब्लिक रिजॉर्ट है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर भी भेदभाव किया जाता था। तो स्टेट को कहा गया कि ये सब जो जगह है, चाहे वो फुल्ली या पार्शियली क्या हो, फंडेड हो गवर्नमेंट से, हो सकता है कुआं हो या तालाब हो या फिर पब्लिक रिजॉर्ट हो सकता है लोगों की पार्टिसिपेट से भी बनाया जा सकता है। कुछ कुआं तालाब ये भी हो सकता है कि सरकार खुद बनाती है, तो उनमें लिख दिया गया कि चाहे फुल्ली हो या पार्शियली फंडेड हो गवर्नमेंट से, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों के साथ, ये बातें लिख दी गई। अब हम इसके कुछ आर्टिकल हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन को देखते हैं कि इसका अपवाद क्या है। तो इसी में आता है अपवाद, एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) में एक्सेप्शन बताया गया, अपवाद बताया गया। अपवाद क्या बताया गया है कि स्टेट को पावर दी गई है, स्टेट को पावर दी गई है कि वो वुमेन प्लस चिल्ड्रन, वुमेन के साथ और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। क्या कर सकती है,
स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, और कोई ये नहीं कहेगा कि वो आर्टिकल 15(1) और 15(2) का वायोलेशन हो रहा है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। स्टेट को पावर दिया गया है, एक्सेप्शन है ये, कि वुमेन के साथ, चाइल्ड के साथ कोई अगर स्पेशल प्रोविजन करे, जैसे मान लीजिए वुमेन इंस्टीट्यूशन बनाए कोई कॉलेज और स्पेशल सिर्फ वुमेन के लिए हो, तो कोई ये पुरुष ये नहीं कह सकता है कि महिला के लिए आप जो कॉलेज बनाए उसमें हमारी भी एंट्री दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा परमिशन कोई पुरुष ये जाके नहीं कहेगा कि फिर ये तो जेंडर का, और आपने तो कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कोई कर सकता। दूसरा, वुमेन को स्टेट की जॉब में स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो कोई मेल ये जाके नहीं कह सकता है कि भाई आप वुमेन को क्यों आप स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हैं जॉब में, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। वैसे ही वुमेन्स को मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो कोई स्पेशल पुरुष ये जाके नहीं दावा कर सकता कि हमको पैटर्निटी लीव भी दीजिए, हमको भी दीजिए पैटर्निटी लीव, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन है और इसको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा कि ये भेदभाव हो रहा है या ये हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब इस आर्टिकल का एक और अपवाद है। अपवाद क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम में मद्रास गवर्नमेंट थी। मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला। मद्रास गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर निकाला कि मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें रिलीजन प्लस कास्ट के आधार पर कुछ सीटें रिजर्व कर दी। किसके आधार पर? रिलीजन प्लस कास्ट के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ सीटें रिजर्व कर दी। अब इसी में मामला फंस गया कि उन्होंने लॉजिक दिया गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक दिया कि ये ऐसा हम आर्टिकल 46 के तहत कर रहे हैं। 46 के तहत हमको पावर है वीकर सेक्शन को मजबूती देने के लिए, और वीकर सेक्शन के लिए उसकी एडवांसमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ करने का, ऐसा हम कर सकते हैं आर्टिकल 46 के तहत, तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसी में एक आदमी थे चंपकाई दोराजन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये जो रिलीजन और कास्ट के आधार पर अभी आपने संविधान में लिखा है कि रिलीजन और कास्ट के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, यहां तो सरकार रिलीजन और कास्ट के आधार पर तो सीट रिजर्व कर दे रही है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये गलत है। तो उसी टाइम में चंपकम दोराइजन केस हुआ 1951 में। 1951 में चंपकम दोराइजन केस हुआ। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिलीजन और कास्ट के नाम पर आपने कुछ सीटें रिजर्व कर दी है, इनको बेस बना करके, ये गलत है, और ये गलत है, इनको हम रिलीजन और कास्ट के नाम पर जो आप सीट रिजर्व किए हैं इसको हम खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप रिलीजन और कास्ट को बेस बना रहे हैं, इससे अच्छा आप एबिलिटी को बनाइए, योग्यता को बेस बनाइए। तो उन्होंने इनकी बात को खारिज कर दिया। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि ताकि आर्टिकल 46 के पावर को लेकर के हमने रिजर्व सीट की है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 14(6) है इससे ज्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 14(6) डीपीएसपी है, जिसमें स्टेट को पावर दी गई है कि वो कुछ लोगों के साथ, कुछ अगर स्टेट चाहे तो नीचे के तबके के साथ भलाई कर सकती है। तो बोले संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 46 है उससे ज्यादा पावरफुल फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। जो रिलीजन और कास्ट इसमें लिखा हुआ है उसके आधार पे आप, रिलीजन और कास्ट के आधार पे आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने मना कर दिया। इस पे सरकार ने क्या किया? नया कानून लाया। अब क्या नया कानून लाया वो देखिए। उसी को बेस बना करके सरकार ने एक और एक्सेप्शन जोड़ दिया, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) जोड़ा और उसमें लिख दिया ये बात कि स्टेट के पास पावर है कि वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, SC ST
ये तीन जो जाति है, सोशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। क्या कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ भलाई कर सकती है। उन्होंने ये बात आर्टिकल 15(4) में लिख दी, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ। ये बात पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ये बातें लिख दी गई कि तीन जाति, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है सरकार, और इसको आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यह बात लिख दी गई। और एक बात और हम आपको बता दें कि हमारे संविधान में एससी और एसटी के लिए जो डेफिनेशन है वो तो डिफाइन है, जैसे आर्टिकल 341 है, 342 है, इनमें एससी एसटी का डेफिनेशन दिया गया है कि एससी कौन लोग हैं और एसटी कौन लोग हैं। लेकिन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, जिसको हम ओबीसी भी कह देते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इनका जो है ना कोई डिफाइन नहीं है। हर स्टेट अपने अपने तरीके से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डिफाइन कर दिया और उनको वो रिजर्वेशन देती है। तो इनका कहीं पे डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, और इनका डेफिनेशन दिया हुआ है तो इनका क्लियर कट है मामला रहता है, मामला यहां आके फंस जाता है। तो सरकार ने लिख दिया ये बात। अब क्या हुआ, आगे चल के मद्रास गवर्नमेंट ने उत्साह में आके क्या किया वो देखेंगे, फिर उसके बाद एक और आर्टिकल जुड़ेगा। मद्रास गवर्नमेंट ने आगे चल के उत्साह में आके कुछ सीटें जो है ना, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो 68% कर दिया। अब जनरल वाले बोले कि भाई 32% में हम क्या करेंगे, आपने तो पूरा ही 68% रिजर्व कर दिया। और उन्होंने, मद्रास गवर्नमेंट ने एसईबीसी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके उनके लिए सीटें और रिजर्व कर दी। अब जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया, हमारे लिए तो सिर्फ 32% बचा, सारी सीटें ही रिजर्व हो गई, हम कहां जाएंगे, एबिलिटी का खतरा हो गया, मतलब क्वालिटी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इससे क्वालिटी को खतरा हो जाएगा। फिर बालाजी नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बालाजी केस हुआ 1963 में। बालाजी गए सुप्रीम कोर्ट, बोले कि आपने तो मद्रासी गवर्नमेंट ने तो 68% ही रिजर्व कर दिया। तब बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी। डेडलाइन क्या दी कि 50% जो है ना, ये डेडलाइन है, इससे ज्यादा कोई भी स्टेट क्रॉस नहीं करेगा रिजर्वेशन देने के लिए। 50% के बिलो में, चाहे वो एसईबीसी हो या एससी हो एसटी हो, जिसको जितना रिजर्वेशन देना है, जिसको जितना कम करना है वो करे, लेकिन 50% के नीचे में करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये बालाजी केस में डेडलाइन तय कर दी गई। अब हो गया बालाजी केस में 50% डेडलाइन तय कर गए। इसी टाइम में एक और मामला हो रहा था कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो है ना एससी एसटी के लिए 22.5% सीटें रिजर्व होती थी। 22.5% सीटें रिजर्व होती थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दिया जाता था सीटें। और ये 1980 का दौर है, और इसी टाइम पे मंडल कमीशन आया था, और मंडल कमीशन में बात हुई थी कि ओबीसी को डिफाइन करके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। तो सरकार चाह रही थी कि हमारी जो मंडल कमीशन है, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही थी ये जो मंडल कमीशन है, इसमें 27% जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को, ये सिर्फ सेंट्रल सर्विस में था, मतलब केंद्रीय सेवा में, नौकरी में रिजर्वेशन था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं था। तो सरकार चाह रही थी कि इसको जो है ना हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी डाल दे। 22.5% तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व था सीट एससी एसटी के लिए, और सरकार चाह रही थी कि ये 27% की जो सीट है इनको भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालें। फिर इसको लेकर के विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, पहला कंट्रोवर्सी ये हुआ
कि लोग हल्ला करना लगे कि आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी क्वालिटी कम होगी। आप किसी को 98% पे एडमिशन दे रहे हैं और किसी को 40% पे आप एडमिशन देंगे तो इससे क्वालिटी कोलैप्स करेगी, इससे गिरेगी क्वालिटी। ये मामला बहुत गरमाया उस समय में कि भाई आप आईआईटी में, आईआईएम में आप 98% पे जनरल कैटेगरी से लोग जा रहे हैं एडमिशन कराने, आप दे रहे हैं उसको रिजर्वेशन के तहत आप कम परसेंट पे उसको एडमिशन दे रहे हैं। तो ये मामला खूब तूल पकड़ा। और दूसरा क्या तूल पकड़ा? दूसरा मामला तूल पकड़ा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग बोल रहे थे कि भाई हम अपने इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे, सरकार अपने एजुकेशन में रिजर्वेशन दे चलेगा। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले मना कर रहे थे कि हम नहीं देने वाले रिजर्वेशन, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन रखेंगे और जो हमारे कंपटीशन पास करके आएंगे उसको हम रिजर्वेशन देंगे और उसको हम एडमिशन लेंगे। ये जो आप रिजर्व कर रहे हैं 27% इसमें हम नहीं करेंगे। सरकार चाह रही थी और इस समय में कई सारे सरकार ने, स्टेट की गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया था कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्व कर दिया जाए एडमिशन के लिए कुछ सीटें। इसी टाइम पे 3 केस हुआ, बहुत फेमस केस है। क्या 3 केस हुआ? इसी टाइम पे TMA पाई फाउंडेशन का केस 2002 में, उसके बाद इस्लामिक एकेडमी केस 2003 में, उसके बाद PA इनामदार केस 2005 में हुआ। ये केस हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ, मतलब लहजे में या वर्ड में कह दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां रिजर्वेशन नहीं होगा, मना कर दिया गया। इस टाइम की बात चल रही है, मंडल कमीशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मतलब रिजर्वेशन नहीं होगा। आप उस गवर्नमेंट में करिए कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होगा। इसी टाइम पे फिर सरकार एक और अमेंडमेंट लेके आई और एक और कानून इसमें ऐड कर दिया एक्सेप्शन में। क्या ऐड किया? आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(5) ऐड किया 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में ऐड कर दिया एक अमेंडमेंट और इसमें क्या लिख दिया कि स्टेट के पास पावर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ध्यान रखिएगा, 2 टाइप्स की होती है, एक माइनॉरिटी और एक होती है अदर। एक माइनॉरिटी, एक होती है अदर। माइनॉरिटी में एक होती है गवर्नमेंट फंडेड और एक होती है नॉन फंडेड, जो जिसको गवर्नमेंट फंडेड नहीं करती है। अदर में आप ले सकते हैं गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी, दोनों को ले लीजिए। वो भी कुछ गवर्नमेंट फंडेड होगी, कुछ नॉन फंडेड होगी, मतलब गवर्नमेंट फंड नहीं करेंगे। तो सरकार ने इस आर्टिकल में क्या लिखा कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसमें हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन जो अदर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो फंडेड हो, चाहे वो फंडेड नहीं हो, इसमें रिजर्वेशन होगा। ये बात आर्टिकल 15(5) में लिख दी गई कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, चाहे फंडेड हो सरकार से या नहीं फंडेड हो, इसमें भी रिजर्वेशन होगा। अब आया 21वीं सदी आ गई है। अब मामला आया कि बड़े लोग, ब्राह्मण लोग और ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि आप तो सबके लिए रिजर्वेशन कर दिए हैं सीट है, अब हमारा क्या होगा? ब्राह्मण में भी और ऊंची जाति में भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऐसा थोड़ी है। उनका साथ अगर सोसाइटी में कुछ गरीब लोग हैं, उनका क्या कसूर है? उनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग और भी कई सारे लोगों ने कहा कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए भी कुछ नियम बनाया जाए। तो उसी में एक नया नियम अभी हाल ही में 2019 में एक और आर्टिकल इसमें ऐड कर दिया गया। क्या आर्टिकल ऐड किया गया? 15(6), आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019, ये जोड़ दिया गया। और इसमें क्या बातें कही गई, इसमें स्टेट को पावर दिया गया कि वो जनरल कैटेगरी में जो है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इसमें कैटेगरी बांट दी गई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें, 10% सीटें रिजर्वेशन होगी, नौकरी में हो या एडमिशन में हो, उसमें भी 10% सीटें रिजर्वेशन होंगे। फिर आप कहेंगे कि ये बालाजी जो केस है उसमें आपने कह दिया 50% सीटें रिजर्व हो गई। अब यहां पे कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए 27% सीट है ही, एससी एसटी के लिए 22.5 है ही, टोटल मिला के 49.5 हो ही गया। फिर ये 10% एक्स्ट्रा आप कहां से ले आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार उस कानून में लिख दिया गया कि ये जो 10% दे रहे हैं वो बालाजी केस का ये 50% है, उसमें शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। हम क्या दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये 10% का जो रिजर्वेशन है ये कानून में ही लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा है, ये अलग से है, ये अलग से है, उसमें नहीं शामिल है, 50% के कैटेगरी में नहीं शामिल है, जो अभी वर्तमान में जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलती है 10% सीटें, चाहे वो नौकरी में हो या एडमिशन में हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कौन लकी में बंद कर दिए।